आज का हमारा टॉपिक है गरीबी या निर्धनता या पॉवर्टी। हमें ये पता है कि भारत बहुत लंबे समय तक गरीबी से ग्रस्त रहा है, लेकिन कुछ समय से इसमें गिरावट भी आ रही, मतलब ये कम होता जा रहा है। और ये जो कमी है ये शुरू हुई थी स्वतंत्रता के उपरांत। और तब क्या था, हमारे देश में गरीब कृषि का विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयास किए गए थे। यानी कृषि का जैसे जैसे विकास हुआ और गरीबी को कम करने के लिए प्रयास किए गए या पॉलिसीज़ लाई गई, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया। और इस तरह से अगर हम देखें तो पहले जो थे, पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो प्राथमिक व्यवसाय थे उनका बहुतायात था, या उसमें सबसे अधिक लोग कार्यरत थे। तो लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात हमारा उसमें भी बदलाव आया या चेंज आया, और लोग जो सेकेंडरी और टर्शरी व्यवसाय थे, यानी कि द्वितीय एवं तृतीयक व्यवसाय थे, उनका चलन भी बढ़ने लगा। और इसी से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका भी डेवलपमेंट हुआ और उसमें भी विविधीकरण देखने को मिला। अब प्राथमिक जो हमारा व्यवसाय है वह क्या है, कृषि। और द्वितीय व तृतीय में हमारे आते हैं उद्योग हैं, देन आपके सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, विभिन्न प्रकार की खनन है। ये जितनी भी दूसरी तरह के व्यवसाय थे, इनमें जैसे जैसे विकास होता गया त्यों हमारे देश की गरीबी जो है उसमें भी निरंतर गिरावट आती चली गई। अब क्वेश्चन उठता है कि गरीबी है क्या। तो गरीबी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ समय पहले की बात अगर हम करें, 1960 की बात करते हैं, तो जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, मासिक आय, यानी पर पर्सन जिसकी 20 रुपीज़ मंथली इनकम थी, उसको हम मानते थे कि वह गरीबी रेखा से नीचे है। और इसके साथ साथ ये भी होता था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनके प्रतिदिन के भोजन में 2400 कैलोरीज होनी चाहिए। खाली इकोनॉमिक वो ही नहीं था कि मासिक आय के आधार पर हमने कह दिया वो गरीब है, लेकिन ये भी देखा जाता था कि वो प्रतिदिन जो भोजन कर रहा है उसमें उसको प्रॉपर कैलोरीज भी मिलनी चाहिए। और ये धीरे धीरे बढ़कर 1979-80 में ये 77 रुपीज़ हो गया 20 रुपीज़ से, और फिर ये बढ़कर इसके साथ साथ फिर ये भी देखे जाना लगा कि जो शहरी लोग हैं उनको 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त होना चाहिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको 2400, और जिनको ये नहीं मिल रहा था वह सब निर्धनता की रेखा से नीचे माने जाते थे। अर्थात कैलोरीज को, जो अपन को प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब चीज़ें मिलाकर देखा जाता था कि उसके पास अगर इतने कैलोरीज उसको फूड में मिल रही हैं तो वह निर्धनता की रेखा से ऊपर, और अगर नहीं मिलती हैं तो वह निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता था। ये लगातार बढ़ता, इसमें लगातार चेंजेस आते गए, और फिर ये 22 रुपये प्रति माह भी रहा, 15 रुपये प्रति माह भी रहा, और इस तरह से गरीबी रेखा का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली उसमें बदलाव आते रहे। अब का जो हमारा गरीबी का सर्वमान्य अनुमान है, या जो हमारी संगठन है NSSO, उसके द्वारा ये माना जाता है कि वर्तमान में देश में 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और 29.5 कब बताया हमें, 99 2000 में, और 77-88 में ये 51.3 था, मतलब लेकिन लगातार ये नीचे आता जा रहा है। और ये मान रहे हैं कि अभी जो टाइम है
उसमें जो शहरी निर्धनता है वो 16.1% है और जो ग्रामीण निर्धनता है वो 21.1% है। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो लगातार इसमें क्या है, गिरावट आती जा रही है। अब इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो इसमें गिरावट आई है गरीबी रेखा में, उसके लिए मुख्य कारण क्या है। एक तो जो कृषि का विकास हुआ और सरकार के जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उनका इफेक्ट हमें देखने को ये मिलता है। लेकिन जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या उनके बीच का अंतर कम नहीं हुआ है। मतलब गांव के व्यक्ति और जो शहर के व्यक्ति हैं उनके बीच का जो रेशो है वो कम नहीं हो रहा है। और आपका केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर निरंतर कमी आई है। किस में कमी आ रही है, आपके प्रादेशिक विषमता में हमें अंतर देखना, मतलब यहाँ पे गांव और शहर के बीच के उसमें लगातार डिफरेंसेस आ रहे हैं। और सबसे कम जो गरीबी कम करने में सफल स्टेट्स हैं कृषि विकास से, वो नेचुरली पंजाब और हरियाणा है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी जो है उन्होंने उन्मूलन के लिए मानव संसाधन विकास पर बल दिया है। और पश्चिम बंगाल जो है वहाँ भूमि सुधार के कारण ये बदलाव लाए जा रहे हैं। और गरीबी की रेखा से जो लोग अपना नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो प्रादेशिक विषमता मिलती है वो है गोवा में 6.3%, सबसे कम गरीबी का जो प्रतिशत है। और सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में जहाँ की ये 47.9% है। और जो हमारा मध्यवर्ती और पूर्वी भाग है, उत्तर मध्यवर्ती पूर्वी भाग, वहाँ 30 से 40% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। और इसका सबसे बड़ा एक जो बहुत बड़ा कारण है इस गरीबी का, वो हमारी प्रादेशिक विषमताएं हैं। क्योंकि हमने जब ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बारे में, प्रादेशिक विषमता के बारे में पढ़ा था, तो उससे ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही थी कि कुछ जगहों पे डेवलपमेंट के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और कुछ जगहों पर उनका अभाव होता है। तो एज अ रिज़ल्ट जहाँ पे आपके संसाधन उपलब्ध हैं वहाँ पे गरीबी कम हो जाएगी, और जहाँ आपके साधन ही उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे गरीबी बढ़ती जाती है। अब इस गरीबी का निवारण कैसे किया जाए, या हम पॉवर्टी को कैसे एलिविएशन कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम इसमें बदलाव ला सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें ये पता है कि जो गरीबी निवारण है इसका सबसे ज़्यादा जो है वो आर्थिक नियोजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम इस बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं। इसीलिए जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो कई तरह के कार्यक्रम बनाती है ताकि इसमें कमी आ सके। जैसे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम होते हैं, जो ड्राई एरिया जहाँ पे कि ड्राउट पड़ जाता है वहाँ के लिए अन्य प्रकार के कार्यक्रम होंगे। किसानों के लिए अलग तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, अनाज से रिलेटेड कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ये सब जहाँ लोकलाइज्ड फैक्टर जो होता है उसके अनुसार ही ये बनाए जाते हैं, यानी जिस स्थान में जिस चीज़ का प्रभाव देखा जाता है उसी के अनुसार वहाँ पर कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इसीलिए हमारा एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, कई रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम निम्नलिखित सुझावों को प्रभावहीन ना करके प्रभावशाली बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला है रोजगार उत्पन्न करना। हमें ये पता है कि इस समय गांव में ये समस्या सबसे अधिक है, क्योंकि कृषक जो है वो 4 से माह क्या है खाली बैठा रहता है, क्योंकि जल के अभाव में या कई और कारण भी होते हैं। और इस तरह से कुटीर उद्योगों में भी इसी प्रकार श्रमिक जो हैं
वो कई समय निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है जब वह कार्य किया जाता है, तो वह बाकी के टाइम में वह लोग फ्री हो जाते हैं। इसलिए हमें अतिरिक्त व्यवसायों की व्यवस्था करनी होगी, और ये सबसे अधिक कहाँ ज़रूरी है? गांव में ज़रूरी है। शहरों में तो फिर भी कोई ना कोई व्यवसाय मिल जाएगा, लेकिन गांव में जब किसान खाली बैठा है या उसके कुटीर उद्योगों का कार्य उस टाइम पे बंद है, तो उसके लिए अन्य व्यवसायों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है आपका कृषि व्यवस्था में सुधार। हमें ये पता है कि कृषि में नवीनतम साधनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो कृषि मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए, एक फिक्स हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस पर इतना अधिक कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए कि उनको वो मिल भी रही हो न्यूनतम मजदूरी। और जो भूमि नियम के सुधार के नियम हैं उनको भी, मतलब जो भूमि सुधार के नियम लागू किए जाने चाहिए। जिनके पास भूमि नहीं है उनको कृषि योग्य भूमि वितरित की जानी चाहिए। पर लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम उन कार्यक्रमों को, जितने भी सरकार कार्यक्रम चलाती है, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। तीसरा आपका आता है तीव्र आर्थिक विकास। देखो, विकास की गति, जो आर्थिक विकास की गति है वो बहुत धीमी रहती है। इसको तेज करना बहुत आवश्यक है। इसके प्रयास किए जाने चाहिए, अधिक औद्योगिकरण किया जाए। छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको गांव में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर प्रबंधन में कुशलता लाई जानी चाहिए। जो प्रबंधन है सरकारी उद्योगों का, उसमें कुशलता की आवश्यकता है, ताकि उद्योगपतियों का एकाधिकार ना रहे। उनका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इससे 100% है कि निर्धनता में अवश्य कमी होगी, क्योंकि सबसे जो बेसिक गरीबी का रीज़न है वो क्या है? बेरोजगारी। तो रोजगार के अवसर प्राप्त करने होंगे, तभी हमारा गरीबी का निवारण हो सकता है, जब हम तीव्र आर्थिक विकास करेंगे। तो तीव्र आर्थिक विकास कैसे होगा? उद्योगों के बलबूते पर ही हो सकता है। छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम जनसंख्या विस्फोट पढ़कर हटे हैं, तो हमें ये पता है अगर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो जो हमारी जनता होगी उसके लिए उच्च शिक्षा होगी, रोजगार मिल सकेंगे। इसीलिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम जो है उनको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। सरकार ने तो परिवार नियोजन कार्यक्रम बना दिए, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वह भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और वह हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तभी हमारी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है शिक्षा का प्रसार। आज की जो हमारी शिक्षा है वो व्यवसायोन्मुख होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा इस प्रकार की लोगों को मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना व्यवसाय कर सकें। इससे आपका बेरोजगारी पर भी नियंत्रण हो जाएगा, और आपकी जो शिक्षा है उसको भी आर्थिक विकास से जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका गरीबी का निवारण या निराकरण हो सकेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो इस प्रकार की होना चाहिए कि आप चाहे छोटा मोटा ही काम कर सकें, लेकिन कोई व्यवसाय उससे रिलेटेड कर सकें। फिर आपका आता है साधनों का उचित वितरण। हमारे देश में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी उत्पादन के साधन हैं वो समाज के हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हों। ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर लोगों को तो मिल जाए और बेचारे जो गरीब हैं उनको ना मिल सके। तो इस तरह से जो वितरण होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह से संपत्ति का वितरण भी इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो लाभ है वो निर्धन वर्ग को भी मिले। कृषक द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए, और तभी आप निर्धनता पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो सब सुविधाएं मिल रही हों और जो बेचारा गरीब वर्ग है उसको ये सुविधाएं
मिल ही नहीं रहे हो, बहुत दूर हो उसके लिए ये साधन, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका वितरण प्रॉपर होना चाहिए। जो भी साधन उपलब्ध है उनको सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। देन आपका आता है असामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन करना। हमारे यहाँ कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं जिनसे आज भी मनुष्य जो है वो बंधा हुआ है। और अब जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास बहुत अधिक पैसा तो नहीं होता, उसके पास हमेशा वो हैंड टू माउथ रहता है, यानी कि वो हर समय उसको पैसे की आवश्यकता होती है और वो फिर ये आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, ऋण लेता है। और ऋण लेकर वो बेचारा और गरीब होता जाता है। जैसे हमारे यहाँ मृत्यु भोज है, आज भी गांव में मृत्यु भोज किए जाते हैं, पर वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो दूसरों से पैसा लेके और वो ऋण के तले डूबता ही चला जाता है। फिर दहेज प्रथा है, इस पर भी हमको नियंत्रण करना चाहिए। हमारे जो सरकारी कानून हैं उनको हमें प्रभावशाली बनाना चाहिए। कड़े दंड दिए जाने चाहिए जो इन कुरीतियों को बढ़ावा देते हैं। लोगों में जन चेतना जगानी चाहिए, जन जागरण की आवश्यकता है, तभी हम कुरीतियों पर नियंत्रण कर सकेंगे और व्यक्ति को निर्धन बनाने के लिए फिर वह जो साधन है वो उत्तरदायी नहीं रहेंगे। अर्थात हमको जितने भी हमारे अनसोशल एलिमेंट्स हैं, अनसोशल कस्टम्स हैं, उनको हटाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बेचारा जो गरीब होता है वो देखता है कि मेरे कुल में तो ये प्रथा है, मुझे ये भी करना है, वह भी करना है, और उसके पास धन का अभाव होता है। लेकिन वो फिर क्या करेगा, नेचुरली वो ऋण लेता है, ऋण के नीचे वो कर्ज के नीचे दबता चला जाता है और वो गरीबी की ओर ढकेल दिया जाता है। तो इन सब कुप्रथाओं को बंद करना होगा। सरकारी जो आपकी पॉलिसीज़ हैं या जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उनको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जन चेतना लानी बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझाना चाहिए कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब तक जन चेतना नहीं आएगी इस गरीबी का निवारण नहीं हो सकता है। अतः इस गरीबी निवारण हेतु हमको इन सातों जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इनके बारे में सोचना पड़ेगा और इनको कारगर करना होगा, इनको क्रियान्वित करना होगा और हमको इन्हीं के अनुसार कार्यरत रह के इन सब चीज़ों से देश को छुटकारा दिलाना चाहिए। थैंक यू।